हाय एवरीवन। आज हम एक ऐसी टीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक टाइम पे ग्रेटेस्ट टीम मानी जाती थी, ग्रेटेस्ट टीम हुआ करती थी इनफैक्ट। पर आज उसके वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे इटालियन नेशनल फुटबॉल टीम के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कितने ग्रेट थे एक टाइम के ऊपर। दे हैव वन 4 वर्ल्ड कप्स एंड 2006 वर्ल्ड कप उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप जो था वो जीता था। एंड हमें प्लेयर्स पता है जैसे जीजी बुफॉन, नेस्टा, एलेक्जेंडर डेल पिएरो एंड रॉसी, पर्लो, ये सारे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इटालियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एक टाइम पे सीरिया जैसी जो लीग है वो टॉप लीग हुआ करती थी वर्ल्ड फुटबॉल में, एंड आज के टाइम में उसको कोई पूछता भी नहीं है व्हाई। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो प्लेयर्स नेशनल टीम में इनको रिप्रेजेंट कर चुके हैं इटली को एक टाइम के ऊपर, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी। जीजी बुफॉन याशिन अवार्ड विनर रह चुका है एंड 2006 वर्ल्ड कप के अंदर उसने एवरी मैच के अंदर एक ना एक क्रूशियल सेव तो करा ही करा है जो कि उनकी विक्ट्री के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करा था। फिर आते हैं हम फैबियो कैनावारो के ऊपर, बैलन डी और विनर डिफेंडर, 2006 अमेजिंग परफॉर्मेंस, took Italy to the World Cup final, and what a performance it was in the finals by him. Legendary Real Madrid player. And if we talk about Andres Pirlo, उनके जैसा मैच कंपोजर, कामनेस, क्रिएटिविटी, बैलेंस जो गेम के अंदर वो लेकर के आते हैं, दैट इज ट्रिमेंडस। उसके बारे में जितना हम तारीफ करेंगे उतना कम है। ही इज वन ऑफ द लेजेंडरी मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम। एंड फिर थोड़ा डिफेंसिवली आते हैं तो नेस्टा, माल्दीनी जैसे प्लेयर्स डिफेंडिंग लाइन के अंदर हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर्स टू पेनिट्रेट थ्रू योर डिफेंडिंग लाइन। बट आज आज इटालियन फुटबॉल कहाँ पे स्टैंड करता है? सीरिया को कोई नहीं पूछ रहा है, कोई भी नहीं पूछता है। एंड इटालियन प्लेयर्स इतने फेमस भी नहीं हैं इन द वर्ल्ड। एक दो बस, दोनारुमा प्लेइंग फॉर मैन सिटी, एंड हु एल्स। तो असली डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था इटालियन नेशनल टीम का 2006 के वर्ल्ड कप के बाद। उन्होंने 2006 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था, बट दैट वाज द ट्वाइलाइट नाइट फॉर देम। उसके बाद 2010 के अंदर वो दो ग्रुप स्टेज से बाहर हुए। 2014 वर्ल्ड कप के अंदर वो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए। 2018, 2022 and up to 2026 World Cup, they did not even qualify. So being the World Cup winners, getting knocked out in the group stage and not qualifying for the World Cup 3 consecutive times is a very very big thing. इससे पता चलता है कि इटालियन फुटबॉल का जो सिस्टम है वो कितना बड़ा उन्होंने ब्लंडर करा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आज तक कभी भी हिस्ट्री के अंदर जो भी वर्ल्ड कप विनर रही हैं टीम्स, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो 3 बारी लगातार वर्ल्ड कप क्वालिफाई उन्होंने ना करा हो। इटली इज द फर्स्ट टीम टू डू दैट। जब 2018 के अंदर इटली सबसे पहली बारी जब उन्होंने क्वालिफाई नहीं करा था वर्ल्ड कप के लिए, तो सबको यही लग रहा था कि ओके फाइन, ठीक है, एक बारी इट हैपेंस, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इटली ने कमबैक करा यूरो 2020 जीत के। बहुत बड़ी बात थी यूरो जीतना, एंड इंग्लैंड को हराया था फाइनल्स में पेनल्टीज पे। तो सबको ऐसा ही लग रहा था कि नहीं, अब जो टीम बनी है, अब हमारे पास आए हैं डेडिकेटेड प्लेयर्स, अब आए हैं हमारे पास लेजेंडरी प्लेयर्स, नाउ दिस इज द रिवैम्प ऑफ इटालियन फुटबॉल। देन व्हाट हैपेंड? 2022 क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद 4 साल फिर से स्ट्रगल। 2026 लास्ट मैच टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, बॉस्निया से पेनल्टीज पे हार गए। इटली बीइंग द वर्ल्ड रैंकिंग में आई थिंक 12 नंबर पे है वो, एंड बॉस्निया 50-60s में आती है। तो क्या रीजन हो सकते हैं कि इटली का फुटबॉल फ्रॉम बीइंग द ग्रेटेस्ट एरा जिसके अंदर मैराडोना ने नेपोली को सीरिया का टाइटल जिताया था एंड सीरिया ने डोमिनेंस बना के रखा हुआ था वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर, बट ऐसा हुआ क्या? क्या रीजंस हो सकते हैं कि सीरिया एंड इटालियन फुटबॉल जो इतना डोमिनेंट हुआ करता था
डिएगो मैराडोना जैसा प्लेयर नेपोली में आकर के उसने नेपोली को जिताया एंड पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री क्लब लेवल पे उसने चेंज कर दी। इटालियन फुटबॉल में अमेजिंग प्लेयर्स डेवलप करे 30-40 साल तक, एंड अब ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। रीजंस है, सबसे पहला रीजन ये है कि उन्होंने यूथ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना ही बंद कर दिया था। 96 के बाद जब बॉसमैन रूलिंग आई थी तो सीरिया ने एक चीज करी कि वो अनकंट्रोलेबली फॉरेन प्लेयर्स परचेस करने लग गए फॉर दी शॉर्ट कम विक्ट्री। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे इटालियन प्लेयर्स को चांस मिलना ही बंद हो गया। जब इटालियन प्लेयर्स को चांस मिलना बंद हुआ तो उनकी प्लेइंग टाइम कम हुई ऑब्वियसली, एंड जब प्लेइंग टाइम एक प्लेयर की कम होती है तो उसकी डेवलपमेंट सबसे ज्यादा स्लो डाउन होती है। एंड इसी का बाय प्रोडक्ट है ये जो आज डाउनफॉल इटली की टीम का हो रहा है। दिस इज द रीजन, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन की जो पाइपलाइन थी यूथ फुटबॉल से लेकर के सीनियर फुटबॉल तक की, वो पाइपलाइन ही टूट गई जस्ट बिकॉज फॉरेन प्लेयर्स परचेस करने लग गए थे। दूसरा रीजन ये है कि जब एक टाइम पे ना सीरिया बेस्ट लीग मानी जाती थी, बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव, इतना ज्यादा फिजिकल फुटबॉल उसमें खेला जाता था। पर आज सीरिया कहाँ स्टैंड करती है इंग्लिश फुटबॉल के सामने, ला लीगा के सामने, इनफैक्ट फ्रेंच लीग के सामने सीरिया कहाँ स्टैंड करती है। सो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि जब आपकी नेशनल लीग वीक होती है तो भी आपके प्लेयर्स को सफर करना पड़ता है। मेरे को थर्ड एक रीजन लगता है कि हर एक नेशनल टीम की ना एक आइडेंटिटी होती है जिससे ना उसको जाना जाता है। जैसे स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन के बारे में सोची सबसे पहली चीज आती है पोजेशन गेम। जर्मनी की टीम के अगर बारे में सोचे तो डिसिप्लिन्ड प्लेयर्स। ब्राजील की टीम के बारे में देखें स्किलफुल फास्ट फ्लेयर है प्लेयर्स के अंदर। बट इटालियन टीम एक चीज के लिए जानी जाती थी, दैट इज कंतनासियो, मतलब आयरन डिफेंस जिसको बोलते हैं, मतलब एक ऐसा डिफेंस जिसको तुम ब्रेक इन नहीं कर सकते इजीली। बट अब वो है ही नहीं, अब वो आइडेंटिटी है ही नहीं इटली की। एंड अभी तक इटली कोई न्यू आइडेंटिटी ढूंढ ही नहीं पाई है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि 2024 का जो यूरो था उसके अंदर इटली के मैचेस कोई देख ही नहीं रहा था, बिकॉज कोई गेम स्टाइल ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। पहले जब हम इटली के मैचेस देखते थे तो दिखता था भाई कि पीछे गटूसो खड़ा हुआ है, नेस्टा खड़ा हुआ है, माल्दीनी खड़ा हुआ है। ये प्लेयर्स को देख करके लगता था कि हाँ सीरिया देखने में मजा आता था, एसी मिलान के मैचेस देखने में मजा आता था। बट अब इट्स ऑल गॉन, कुछ है ही नहीं। फोर्थ रीजन ये भी है कि कोचिंग इंस्टेबिलिटी बहुत है। जब 2018 में इटली की टीम हारी, बाहर हुई, तो वेंटूरा पे सारा का सारा ब्लेम डाल दिया। फिर उसके बाद रोबर्टो मांचिनी आए, रोबर्टो मांचिनी के अंडर थोड़ा अच्छा लग रहा था बट ही ऑल्सो रिजाइंड। फिर उसके बाद स्पालेटी के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। अब उसके बाद अब गटूसो आया है, गटूसो के बाद भी मतलब इतनी सारी चीजें चेंज करनी पड़ी, सब कुछ हुआ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन कोचिंग। एक टीम को एक लॉन्ग टर्म कोच देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सो दैट स्पेशली नेशनल टीम तभी वो ढंग से अच्छा कर पाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है विंसेंट डेल बुस्के। 2008 यूरो, 2010 वर्ल्ड कप, 2012 यूरो। इट इज नॉट इजी टू डू दैट, बट यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर कोचेस। आपको अपने कोचेस को ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, उनको उनके कहे पे आपको चलना पड़ेगा। बट इटालियन टीम के अंदर ये वन ऑफ द सबसे बड़ा फैक्टर है कि उनके कोचेस कभी भी लॉन्ग टाइम रुकते ही नहीं है, वो बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब इटली सीरियसली कोई एक डेडिकेटेड कोच रखेगी जिसको वो फुल अथॉरिटी देगी कि नो नो यू हैव टू डू दिस, आपके ऊपर है सारी चीजें, आप प्लेयर सेलेक्ट करो, आप डेवलप करो, आप अपने जैसे कैंप्स आपको ऑर्गेनाइज करने करो, जो प्लेयर सेलेक्ट करना है दैट इज ऑल अप टू यू। वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन एवरी सिचुएशन। यू नीड ईयर्स, ओके वी विल गिव यू 3 years 4 years 5 years। बिकॉज 1996 से यूथ पाइपलाइन को ब्रेक इन करा था इन लोगों ने फॉरेन प्लेयर्स खरीद करके। एंड आज
2026 चल रहा है एंड स्टिल सेम थिंग इज हैपनिंग। 20 साल जो इतना रायता इन लोगों ने फैलाया है उसको साफ करने के अंदर टाइम तो लगेगा। एंड ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये कोई ओवरनाइट विक्ट्री नहीं है या फिर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पैसे डाल करके खरीद सकते हो। दिस इज नॉट एन ओवरनाइट विक्ट्री, दिस इज समथिंग विच टेक्स डेज नाइट्स। सो व्हाट इज द, तो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यूथ फुटबॉल के अंदर इन्वेस्ट। एक मेरे को ना एक बहुत फुटबॉल के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत लगती है कि अगर तुम्हें ये देखना है ना कि फुटबॉल के अंदर एक कंट्री ना एक नेशनल टीम का फ्यूचर क्या है, तुम बस एक चीज ये देखो कि वो अपने यूथ फुटबॉल के ऊपर कितना इन्वेस्ट करती है। दैट्स इट। जो कंट्री अपने यूथ फुटबॉल पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है वो आगे जाकर के बहुत ही अच्छा करेगी एंड वो फिर अनडिफीटेबल है वो कंट्री सच में। पर अभी रीजन ये आता है कि जो इतने 1996 से लेकर के 2026 तक जो इन्होंने इतनी हरकतें करी हैं सीरिया को लेकर के, दे ऑल हैव टू फिक्स इट। यूथ डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोच डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीरिया को, इटालियन फुटबॉल को इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशंस है। एंड उसके बाद अपनी सीरिया की जो टीम है, जो सीरिया की जो टीम्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू स्टार्ट टेलिंग देम दैट दे हैव टू प्रमोट इटालियन प्लेयर्स। लेकर के आओ कुछ रूल, लेकर के आओ कि 11 में से अगर आपकी स्क्वाड फॉर एग्जांपल 18 प्लेयर्स की है तो 18 में से आपके पास 11 प्लेयर इटालियन होने ही चाहिए या 12 प्लेयर्स इटालियन होने ही चाहिए। तो दिस इज दी ओनली वे, दिस इज वन ऑफ दी ओनली वेज कि इटालियन प्लेयर्स को चांस मिलेगा खेलने के लिए। जितना वो खेलेंगे उतना ज्यादा डेवलप होंगे, ठीक है। एंड जितना ज्यादा खेलेंगे उतना डेवलप होंगे एंड जितना डेवलप होंगे उतनी ओवरऑल नेशनल टीम की परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है ये। और इसका कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई रॉकेट साइंस है, नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज वेरी इजी टू डू दैट। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द breakdown of how greatest team in the world at one time उसका इतना बुरा हाल है आज। मेरे को लगता है कि ये रीजंस है। बट हाँ, I would seriously love to know what you all are thinking and what are your views on this. So please do let me in the comments and see you in the next video. And अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो do subscribe to